हाय फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिटेल डिस्कस किया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। कोई इसके बारे में ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करता है, क्योंकि देखिए सब यही बोलते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम बारीकियों से देखें तो आर्टिकल 358 में भी कुछ केस है, आर्टिकल 359 में भी कुछ केसेस हैं, कौन से अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, सच कहूँ तो आपको। और हमें इन्हीं डिटेल्स में आजकल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल इन्हीं डिटेल्स पे क्वेश्चन आते हैं और हम बोलते हैं हमने तो जो ऊपर का ओवरव्यू ले रखा है हम उसी के ऊपर स्टिक रहते हैं। हम बोलेंगे अरे नहीं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दो तो बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन कब कब होते हैं भाई? क्या बाकी आर्टिकल्स के लिए कुछ सेपरेट रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है? क्या है ये चीज़ हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, अब इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इसके ऊपर आते हैं। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 358 क्या बोलता है। आर्टिकल 358 सिंपली बोलता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होगी, जब प्रोक्लेम कर दिया जाएगा, तब आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन क्या आर्टिकल 19 पूरा आर्टिकल 19 में से 6 सेपरेट आर्टिकल्स आते हैं, सॉरी 6 सेपरेट पार्ट हैं इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पे बात यह है कि नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड है। पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रेवेलियन। बराबर, 3 आर्टिकल, 3 यहाँ पे बेस है नेशनल इमरजेंसी के। तो देखिए, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तब तो मैं आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड मानूंगा। समझे आप क्या बोला मैंने? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे अगर अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मैं मानता हूं कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया। लेकिन सॉरी, मैंने गलत बोला, क्या वॉर एंड एक्सटर्नल। लेकिन अगर आर्म्ड रेबेलियन पे, क्या बोला मैंने, अगर आर्म्ड रेबेलियन पे लगता है, अगर आर्म्ड रेबेलियन पे लगता है तो मैं यहां पे इसको अप्लीकेबल नहीं मानूंगा। आर्म्ड रेबेलियन के टाइम पे आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ये आपको बता देना चाहता हूं मैं। समझे आप? तो वही बात यहां पे बोली गई, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो है। और इसको ऐड कब किया गया था? इस प्रोविजन को ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि नेशनल इमरजेंसी लग तो रही है लेकिन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे तो देखिए नो चॉइस ऑफकोर्स। लेकिन आर्म्ड रेबेलियन तो यार किसी स्पेसिफिक एरिया में होगा ना, ऐसा मान के चलते हैं हम। तो वैसे केसेस में आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज एडेड आफ्टर द 44th अमेंडमेंट। एक समझिए, एक तरह से इन्होंने आर्टिकल 19 को प्रोटेक्ट किया है। तो 44th अमेंडमेंट हैज प्रोटेक्टेड आर्टिकल 19 ओके इन दिस वे। चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो ये अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड बट नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड रेबेलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 19 अगर सस्पेंडेड है तो उसके खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ अगर जो भी अगर गवर्नमेंट एक्शंस लेती है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। भले आपका आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा होगा, आर्टिकल 19 आपका वायलेट हो रहा होगा, लेकिन देन टू यू कांट चैलेंज द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ वॉट एवर हैज हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट अगर एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले रही है तो उस टाइम पे आप चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। ओके, एक बार इमरजेंसी अगर लिफ्ट हो गई तो जितने भी वो चीजें गवर्नमेंट ने कर रखी थी, जो भी है कर रखी, तो आप उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, पहली बात है। लेकिन आर्टिकल 19 वापस से रीइंस्टेट हो जाएगा, वापस से एज इट इज हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो भी उस टाइम पे किया था, यू कांट ना क्वेश्चन इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये आपको दिमाग में रखना है। ये नहीं कि भाई खत्म हो गया तो चलो अब चलो मैं चाह रहा हूं भाई सुप्रीम कोर्ट में, चलो तुमको दिखाता हूं मैं, ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए यहां पे वो लिखा है, नो एक्शन टेकन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कैन बी चैलेंज रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है यार, ये देखिए, नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो हटा दीजिए अभी, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑलरेडी हमने चेंज कर दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस टू आर्म्ड रेबेलियन पे आ चुके हैं हम। चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट
फ्री स्पीच ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अभी नेशनल इमरजेंसी लग गई और बोला कि ये जो कॉमेडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये करते हैं, जोक करते हैं, ये बंद कर देंगे सीधा इनको जेल में उठा के, और एक दो को उठा के जेल में बंद कर दिया। अगर इसी उनकी फ्री स्पीच को रोक दिया तो क्या करेंगे भाई? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट तो वैसा अभी भी कर लेती है, क्या ही कर लेता है कोई, बट ठीक बता रहा हूँ मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की। देखिए आर्टिकल 350 देखिए आर्टिकल 358 खत्म हो चुका है। आर्टिकल 359 बोलता है कि सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन से दो आर्टिकल छोड़ दो यहाँ पे? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, और आर्टिकल 19 तो हमने उधर ही कवर कर लिया। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं उनको अगर आपको सस्पेंड करना है, यू नीड टू इशू स्पेसिफिक ऑर्डर। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग से ऑर्डर इशू करना पड़ेगा उनको सस्पेंड करने के लिए। ओके, तब जाके सस्पेंड होंगे, ऐसे सस्पेंड नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जाती है, प्रोक्लेम की जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तो क्या ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 19 और 20 और 21, वो तो कभी नहीं होंगे, ये दोनों तो कभी नहीं होने वाले। और इसको ऐड कब किया गया था ये भी बताऊंगा आपको। 20 और 21 और 19 के अलावा बाकी जो आर्टिकल्स को आपको सस्पेंड करना है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है, यूनिट टू इशू सेपरेट ऑर्डर, सेपरेट रिजोल्यूशन उसके लिए पास करिए आप, तब जाके। और आर्टिकल 20 और 21 को बचाने वाला कौन है? आर्टिकल 20 और 21 को बचाने वाला एक आर्टिकल है जिसको अमेंडमेंट है, जिसको बोलते हैं 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट ने क्या किया भाई? 44th अमेंडमेंट ने क्या किया कि प्रेसिडेंट जो है, ऑफकोर्स हम ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है, तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है। प्रेसिडेंट कैनॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट मेंशन इन आर्टिकल 20 एंड 21। मतलब इसके एनफोर्समेंट को बिल्कुल नहीं रोक सकता हो, लेकिन बाकी के आर्टिकल्स के एनफोर्समेंट को रोक सकता है। देखिए क्या होता है, आप कहने का मतलब है कि आर्टिकल तो एज इट इज रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक्चुअली आप उसके अगेंस्ट रेमेडी नहीं ले सकते। बाकी केस में क्या होता है कि अगर आपको कोई वॉयलेट करता हो तो आप रेमेडी ले लेते हो। बात तो वही है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जैसे किसी ने फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर दिया, आप सीधा कोर्ट में चले गए रेमेडी लेने के लिए, यू आर सीकिंग द रेमेडी फॉर दैट अंडर आर्टिकल नंबर 32 के अंदर ही राइट टू रेमेडी की बात करते हैं ना हम लोग। आप रेमेडी ले लेते हो या जो भी करते हो, आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल्स तो एज इट इज वैसे ही हैं, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते आप। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का इन्फोर्समेंट है। आप अगर गवर्नमेंट अगर आर्टिकल 20 और 21 को आपको अगर वो करती है, वॉयलेट करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यू कैन मूव टू द कोर्ट देन ऑल्सो। आप उस टाइम पे भी कोर्ट जा सकते हो। ओके, इमरजेंसी के टाइम पे भी आप इन्फोर्स करा सकते हो इन दोनों को, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अदरवाइज आपके बाकी आर्टिकल्स के लिए अगर वॉयलेट होते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 के बीच में, तो आप चुपचाप से घर बैठिए, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। द अफेक्टेड फंडामेंटल राइट कैनॉट एनफोर्स बाय द कोर्ट फॉर द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। वंस द इमरजेंसी एंड, इंडिविजुअल कैन सीक रेड्रेस इन द कोर्ट बट ओनली फॉर एक्शन टेकन आफ्टर द इमरजेंसी इज लिफ्टेड। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ, कुछ नहीं कर सकते आप, पहली बात। और 20 और 21 के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे भी आप इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, उस टाइम पे भी रेड्रेसल ले सकते हैं, उस टाइम पे भी आप जाके उसके लिए रेमेडी ले सकते हैं। चलिए, होपफुली मैंने कोशिश की आपको समझाने की ये दोनों आर्टिकल्स। अब थोड़ा डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा तो वही कंसेप्ट है भाई, 2-3 बार इसी चीज़ों को करिए, समझ जाता है। अब देखिए डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। 358 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 19 के बारे में बात करता है, करेक्ट, वही पढ़ा हमने। आर्टिकल 359 किसके बारे में बात करता है, बोलता है सारे फंडामेंटल राइट। 20 और 21 को छोड़ दो भाई। 21 वैसे क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 20 क्या है आप खुद बताएंगे अभी। ओके, ये नहीं कि ये सोचो कि नहीं मेरे को आता है भाई, आता है, ठीक है। ऑटोमेटिक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और हाँ सॉरी, इसमें देखते हैं। अब आर्टिकल 358 के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली इमरजेंसी जब लग गई तो आर्टिकल 19 क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। लेकिन कौन से केस में, वॉर ऑन एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन के केस में बिल्कुल नहीं। इसके लिए अलग से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए, ठीक है। बाकी फंडामेंटल राइट को अगर आपको करना है तो यू नीड अ सेपरेट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ओके, इसके लिए क्या होगा, सारे के सारे राइट सस्पेंड हो जाएंगे। ओके, और यहां पे राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड। बिल्कुल, आप यहां पे बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते, और यहां पे आप चैलेंज कर सकते हो
लेकिन ओनली वंस इट इज़ लिफ्टेड, ओके, अदरवाइज तो जाने दो आप। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और बात, ये जो यहाँ पे आर्टिकल 359 है, इसको आप हर एक केस में, यहाँ पे जैसे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन लिखा है, यहाँ पे ऑल द केस होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑल द केस। जैसे यहाँ पे 3 केसेस होते हैं ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, तीनों केस में। अच्छा, एक और बात, आर्टिकल 358 कैन बी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, इसको एंटायर ड्यूरेशन के लिए रखा जाता है। वेर एज आर्टिकल 359 के अंडर बाकी आप जो सस्पेंड करते हो, आप स्पेसिफाई करते हो कि आप कब तक उन सबको ना सस्पेंड करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि पूरे ड्यूरेशन के लिए है या फिर 6 महीने के लिए है, 4 महीने के लिए, कब तक आप उनको स्पेसिफाई करोगे कि बाकी के फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 59 में कितने दिनों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 358 आप क्या करोगे, पूरे टाइम के लिए आप सस्पेंड कर दोगे, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और आर्टिकल 358 कैन बी फॉर द एंटायर दिस कंट्री, वेर एज आर्टिकल 359 के अंडर जो बाकी आप फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर रहे हो, वो स्पेसिफिक एरिया के लिए हो सकता है या फिर पूरी कंट्री के लिए भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। सो ये है। तो होपफुली मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। इसके ऊपर क्वेश्चन जब आते हैं तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपके साथ में PIQ कराऊंगा, तो और डिटेल में हम समझेंगे। बट पहले मैं चाहता हूँ तो टॉपिक में ख़त्म कर लो, देन आई विल कम टू द PIQ एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में भी स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी का कंपैरिजन होगा, या स्टेट इमरजेंसी की और डिटेलिंग में बात करूंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, प्रमोट करो। थैंक यू।